हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो। आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपके लिए काफ़ी सारे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। तो आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे और आपको पसंद आएंगे। तो देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए आज के सेशन को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन में आज के वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या कुछ खास बातें हैं जो मैं आज सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और आशा करता हूं आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन आपको पसंद आएंगे और आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इसका जवाब है सूर्य कुमार यादव। तो भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए हैं और सबसे कम पारियों में 100 T20I छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। सूर्य कुमार और क्रिस गेल ने 100 T20 इंटरनेशनल छक्के लगाने के लिए 49 पारियां खेली हैं। वहीं वेस्टइंडीज के एक अन्य सलामी बल्लेबाज एविन लुइस ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए 48 पारियां ली थी। तो ये रही सूर्य कुमार यादव की फोटोग्राफ जो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। तो इसका जवाब है मेरी माटी मेरा देश। तो आप सभी को बता दें कि देश के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी मेरा माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, यानी कि अगस्त के 30 तारीख तक। इसमें राष्ट्रीय, राज्य, ब्लॉक और गांव स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों के कार्यक्रम भी शामिल होंगे। तो पीएम मोदी ने हाल ही में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है। तो इसका जवाब है केरल। तो केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को राज्य में लागू न करने की बात कही है। साथ ही प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के ध्रुवीकरण के कदम को छोड़ दें। केरल विधानसभा यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा है। और इस दौरान आप केरल विधानसभा की सत्र की कार्रवाई के दौरान के दृश्य को आप देख सकते हैं, जिसमें सर्वसम्मति से यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में एक संकल्प पारित किया गया तथा राज्य में इसे लागू न करने का फैसला किया गया। तो इस दौरान केरल के विधानसभा में वहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन इस सत्र की कार्रवाई के दौरान अपनी बात रखते हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जवाब है भारत। तो निवेशकों, इनक्यूबेटरों और उद्यमियों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए भारत इस साल एक ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने जा रहा है। तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण अफ्रीका के साथ वर्चुअली आयोजित 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान इसकी घोषणा की। तो ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो इसका जवाब है संजय कुमार अग्रवाल। तो IRS अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अग्रवाल ने विवेक जौहरी का स्थान लिया जो 31 मई को CBIC प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। तो CBIC वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। आप संजय कुमार अग्रवाल के फोटोग्राफ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इस पद हेतु नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो इसका जवाब है यूनाइटेड किंगडम।
तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 5 दिवसीय यात्रा पर यूके के लिए रवाना हो गए हैं। वह एक प्रतिष्ठित सैन्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त वह शीर्ष ब्रिटिश रक्षा अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों पर बात भी करेंगे। तो जनरल पांडे सैंडहर्स्ट में प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री अकादमी में 201वें सॉवेरेन परेड ऑफ कमीशनिंग कोर्स की समीक्षा भी करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका जवाब है सुभाषित तलपात्रा। तो जस्टिस सुभाषित तलपात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने उड़ीसा उच्च न्यायालय परिसर में एक समारोह में नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस सुभाषित तलपात्रा उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर का स्थान लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब है वैभव तनेजा। तो भारतवंशी वैभव तनेजा को इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी टेस्ला के नए फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। वैभव तनेजा अपनी नई जिम्मेदारी के रूप में टेस्ला के CFO जैकरी केखौन की जगह लेंगे। इससे पहले वैभव अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे। वैभव तनेजा भारत में प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक है। टेस्ला के साथ काम शुरू करने से पहले वह सॉलिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ प्राइस वाटर हाउस कूपर PwC से जुड़े हुए थे। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी भारतीय मूल के एग्जीक्यूटिव प्रतिभा के कायल हो गए हैं। इसी कड़ी में दुनिया के सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में शुमार टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के रूप में भारतवंशी वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया। तो गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक कई दिग्गज कंपनियों की जिम्मेदारी अभी भारतीय मूल के एग्जीक्यूटिव संभाल रहे हैं। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। वैभव तनेजा अपनी नई जिम्मेदारी के रूप में टेस्ला के CFO जैकरी केखौन की जगह लेंगे। इससे पहले वह अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे थे। अब देखते हैं जो वैभव तनेजा है उनका ये सफ़र कैसा रहा। तो वर्ष 2017 में टेस्ला से जुड़े थे तनेजा। वर्ष 2016 में टेस्ला द्वारा सॉलिसिटी का अधिग्रहण किए जाने के बाद वैभव तनेजा टेस्ला में शामिल हो गए थे। तनेजा ने इससे पहले परामर्श और कर सेवा फर्म सॉलिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ प्राइस वाटर हाउस कूपर PwC में लगभग 17 साल बिताए थे और उन्हें फाइनेंस के अच्छे जानकार भी हैं वो। अब तनेजा ने किसकी जगह लिया? तो तनेजा ने जैकरी केखौन ने लिंक्डइन पर टेस्ला के CFO के पद से हटने की घोषणा की थी। उन्होंने लिखा कि मैं मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका से हट गया हूँ। हमारे मुख्य लेखा अधिकारी वैभव तनेजा ने मेरी जगह ली है। अब तनेजा के बारे में देखते हैं कुछ प्रमुख बातें, कुछ प्रमुख बिंदु। तो वैभव तनेजा भारत में प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक है। तो टेस्ला के साथ काम शुरू करने से पहले वह, जैसा कि पहले ही बताया हुआ मैंने, सॉलिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ प्राइस वाटर हाउस कूपर्स PwC से जुड़े हुए थे, जिसका बाद में टेस्ला ने अधिग्रहण कर लिया। तो तनेजा शुरुआत में सॉलिसिटी में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से एक कॉर्पोरेट नियंत्रक के रूप में ही कार्य किया। वर्ष 2018 में तनेजा टेस्ला में सहायक कॉर्पोरेट नियंत्रक के रूप में कार्य शुरू किया। 45 वर्षीय तनेजा 2000 बैच के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। तो मार्च 2016 से तनेजा ने सॉलिसिटी कॉर्पोरेशन विभिन्न वित्त और लेखा भूमिकाओं में काम किया है। तनेजा ने वर्ष 1996 में प्राइस वाटर हाउस कूपर से जुड़े हुए थे। वैभव तनेजा, जैसा कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और टेस्ला डील में उनका अहम रोल था। तनेजा ने दोनों कंपनियों की लेखा टीम के सफल एकीकरण में प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। वैभव कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। टेस्ला में अपनी भूमिका से पहले वह टेस्ला CFO का पद छोड़कर जा रहे जैकरी केखौन और उससे पहले टेस्ला के CFO रहे दीपक आहूजा के साथ भी काम कर चुके हैं। अब टेस्ला के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। टेस्ला इंक एक ऑटोमोटिव और एनर्जी से जुड़ी कंपनी है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों के डिज़ाइन, विकास, निर्माण और उनकी बिक्री से जुड़ी हुई है। टेस्ला कंपनी मॉडल Y, मॉडल 3, मॉडल X, मॉडल S और साइबर ट्रक, टेस्ला सेमी और टेस्ला रॉडस्टर वाहनों का उत्पादन और बिक्री भी करती है। इस कंपनी की स्थापना 2003 में की गई थी। अब टेस्ला के CEO आपको पता है कौन है?
आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो इसका जवाब है तिलक वर्मा। भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पुरुषों के T20 नेशनल क्रिकेट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। तो तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में यह उपलब्धि हासिल की। इस मामले में तिलक दूसरे सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। तो तिलक ने 20 वर्ष और 271 दिन की उम्र में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना अर्धशतक बनाया। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड भी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने 20 वर्ष और कुल 143 दिन की उम्र में अपना पहला अर्धशतक लगाया था। अब देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से भारतीय शामिल है। इसमें पहले नंबर पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा है, जिन्होंने 20 साल 143 दिन में यह कारनामा किया। दूसरे नंबर पर हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने 20 वर्ष और 271 दिन में यह मुकाम हासिल किया है। तीसरे नंबर पर है भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत, जिन्होंने 21 साल 138 दिन इस मुकाम को हासिल करने में लिए थे। चौथे नंबर पर है रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से और आईपीएल से भी संन्यास ले लिया और आईपीएल में वो चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने 21 साल 307 दिन में यह कारनामा किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो इसका जवाब है हल्ला बोल। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अम्ब्रेला प्रोग्राम चीयर फॉर इंडिया के तहत एशियाई खेलों के लिए जाने वाले एथलीटों की यात्रा पर एक शॉर्ट फिल्म सीरीज हल्ला बोल शुरू किया है। इस अभियान के तहत हांगजो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को एशियाई खेलों के बारे में जागरूक और प्रेरित किया जाएगा। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि आने वाले हफ्तों में कुल 12 शॉर्ट फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। तो इस मौके पर भारत मंत्री किरण रिजिजू और सिंगर मोहित चौहान को इस ओलंपिक के लोगों के साथ देखा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार एक्सरसाइज का नवीनतम संस्करण 11 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया जल क्षेत्र में शुरू होगा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया पहली बार करने जा रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में आयोजित की जा रही है। तो मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। जापान इसमें 2015 में शामिल हुआ। इसके बाद 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, जिसमें कई सारे पोत और एयरक्राफ्ट कैरियर इस फोटो में आप एक्सरसाइज के दौरान देखे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जवाब है प्रमोद भगत और सुकांत कदम। तो दुनिया की नंबर 1 पुरुष युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 देशों के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में हम वतन दीप रंजन बिश्नोई और मनोज सरकार को हराकर SL3 और SL4 में श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो भगत ने एकल SL3 वर्ग में रजत और मनीषा रामदास के साथ मिश्रित युगल SL3 SU5 वर्ग में भी रजत पदक जीता। वहीं कदम ने एकल SL4 वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो भारत के प्रमोद भगत और सुकांत कदम को मेडल और ट्रॉफी के साथ विजयी मुद्रा में देखा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका जवाब है 1.39 लाख करोड़ रुपए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 6.4 लाख गाँव के लिए लास्ट मील ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वर्तमान में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 1.94 लाख गाँवों को जोड़ा गया है। यह कनेक्टिविटी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL द्वारा प्रदान की जा रही है, जो
बीएसएनएल की ही एक शाखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसका जवाब है भारतीय भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 19 अगस्त से हंगरी के बुडापेस्ट में शुरू होने वाले विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में एक बार फिर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। तो भारत विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 28 सदस्यीय टीम के साथ उतरेगा। शॉट पुटर तजिंदर पाल सिंह तूर कमर की चोट के कारण इस चैंपियनशिप से हट गए हैं। तो भारत के ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को ने टोक्यो ओलंपिक में इस स्पर्धा में भारत के लिए अपने इतिहास का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया और उसी से रिलेटेड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के दौरान गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। आज का ये करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आशा करता हूँ आज के करंट अफेयर्स का सेशन आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा ताज़ा कंटेंट के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।